मेरा नाम उदय सिंह गौटिया है। मैं सिलेक्शन वाला परिवार में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम एक और वीडियो के साथ आपके पास उपलब्ध हुए। यहाँ पर ये जो टेस्ट पेपर है ये हमारा 17 तारीख का पेपर है। 17 फरवरी 2024 का पेपर है जो अभी रिसेंटली सैटरडे को हुआ। इस पेपर का डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं। अभी बच्चों ने टेस्ट पेपर दिया हुआ था, मिक्स्ड था, काफ़ी सारी चीज़ थी, वोकैब भी था। जैसे कि रेगुलरली हम आपको वीडियोस दे रहे हैं हमारे टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज के। यदि आप रेगुलरली ये टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। बैंकिंग एग्जामिनेशन आप दें, एसएससी दें या वापन दें, सभी में ये टेस्ट पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो इतने क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो सारे के सारे कभी न कभी पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। सारी वोकैबलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर 17 तारीख का है, 17 फरवरी 2024 का पेपर है जिसको हम सॉल्व करें। टेस्ट पेपर है जो हमारे सिलेक्शन वाला क्लास में बच्चों ने दिया हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। नियरेस्ट मीनिंग मीन्स सैनोनिम्स की बात हो रही है, उसका मिलता जुलता वर्ड आपको ढूंढना है। पहला है ही हैड पेनचेंट फॉर हुक शॉट्स। पेनचेंट है ना, हुक शॉट्स मतलब जो शॉट्स वो खेलता है उसमें वो पेनचेंट है। पेंचेंट है मतलब द वर्ड इज पेंचेंट। पेंचेंट का बेसिक मतलब होता है लगन। पेंचेंट मतलब आपका इंटरेस्ट, लगन, उसके प्रति आपका झुकाव, रुझान। तो आप पेंचेंट से जुड़ा हुआ वर्ड कौन सा दिख रहा है? आर्ट है उसमें, ठीक है ना, इंक्लाइनेशन है, स्ट्रेंथ है और डिजायर है। तो हालांकि यदि हम इसका मतलब नहीं जानते हैं पेंचेंट का तो हमको लगभग सब समझ में आती है, क्योंकि आर्ट है, ये कला भी है उसमें, कह सकते हो आप। इंक्लाइनेशन, इसका झुकाव है उस तरफ। इंक्लाइन करना मतलब क्लाइन करना, झुक जाना, इंक्लाइन झुकना है ना, तो इंक्लाइनेशन झुकाव है, रुझान है वहां पर। स्ट्रेंथ है, ताकत है, और डिजायर है, इच्छा है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमको एक चूज तो एक ही करना है, परंतु जितने वर्ड दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको फिर एग्जाम में आएंगे, तो वर्ड आपको सारे याद करने हैं, अकेला उस वर्ड का सिनोनिम याद नहीं करना है। तो नाउ पेनिचेंट का मतलब है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन यहां पर ज्यादा बेहतर वर्ड दिख रहा है, क्योंकि इंक्लाइनेशन झुकाव है, रुझान है उसका उस चीज के प्रति। आइए, ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरा फ्रेज है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब या तो ये ऑन पूछ लेंगे या ऑफ पूछ लेंगे, तो पूरा एक फ्रेज है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरा एक साथ है। ऑन अकाउंट ऑफ द पॉसिटी ऑफ द फंड, फंड की पॉसिटी के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या निकलता है? के कारण। तो के कारण द फंड प्लान रिमेन्ड इनकम्प्लीट। रिमेन यानी रह जाना, शेष बचना। रिमेन वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, रिमेन तो रह गया, इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट रह गया भाई। तो पॉसिटी के ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी के कारण ऑफ द फंड, फंड की पॉसिटी के कारण प्लान कैसा हो गया? इनकम्प्लीट रह गया। तो पॉसिटी क्या? लैक कमी, स्कार्सिटी कमी, अब्यूंडेंस कमी और एक्सेस अधिकता। अब देखिए इसमें एक्सेस बस एक वर्ड है जो अधिकता को बता रहा, बाकी सब क्या है? कमी है। पर अधिकता होती तो फिर प्लान कंप्लीट हो जाता भाई, इनकम्प्लीट है मतलब फंड कम रहा। तो पॉसिटी के लिए लैक ऑफ, स्कार्सिटी, अब्यूंडेंस। अब देखिए एक्चुअली पॉसिटी ऑफ है तो स्कार्सिटी ऑफ नहीं होता, यहां पर आप स्कार्सिटी भी लगा सकते हो, वो भी कमी होता है। अब्यूंडेंस और एक्सेस दोनों का मतलब अधिकता, तो ये दो तो कट गए क्योंकि अधिकता की बात नहीं हो रही है, कमी की बात हो रही है। अब लैक और स्कार्सिटी दोनों लग जाएंगे क्योंकि दोनों का मतलब है कमी, पर कौन सा लगाएं ज्यादा बेहतर कौन सा है? तो ये जो ऑफ है ये हमको बता रहा है कि भाई पॉसिटी ऑफ हो गया, तो स्कार्सिटी ऑफ या लैक ऑफ में से ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? तो लैक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ द लैक ऑफ द फंड, तो लैक के साथ एक ऑफ लगता है और ये तो दो ऑफ हो जाएंगे, इसलिए बेहतर क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी ऑफ द फंड। तो ऑन अकाउंट ऑफ द स्कार, क्योंकि लैक अकेला नहीं था, लैक ऑफ लगता है, और फिर ये तो ऑफ द फंड तो सारी दो ऑफ हो जाते, इससे बेहतर क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। ग्रेजुएशन डे इज ग्रेजुएशन डे इज मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन डे, ग्रेजुएशन वाले जो दिन होते हैं वो मोमेंटस होते हैं। तो मोमेंटस मतलब मेमोरेबल, यादगार होते हैं। मेलनचोली उदासी वाले हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत आवश्यक होते हैं। और हैट्रिक शेड्यूल होता है, बहुत थका हुआ, बहुत बिजी शेड्यूल, हैट्रिक हो जाता है। तो अब भाई ऑब्वियसली तो बहुत क्लियर है कि मोमेंटस डे होंगे मतलब आपके लिए वो कैसे हो जाएंगे? मेमोरेबल डेज हो जाएंगे। तो मोमेंटस मतलब मेमोरेबल, यादगार। सच कॉन्ड्यूस डिजर्व्स
रेप्रीमेंड, इस तरह के कॉन्ड्यूस हरकतें जो है, कॉन्ड्यूस हरकतें एक्टिविटी जो हैं डिजर्व करती हैं, क्या डिजर्व करती हैं? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड करना मतलब डांटना फटकारना, अब डांट फटकार मतलब पनिशमेंट, तो रेप्रीमेंड के लिए ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। प्रेज यानी तारीफ करना, रिबोक रिबक है ना, और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी सम्मान करना, रिबक यानी उकसाना भड़काना, तो बेहतर क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। शी इज वेरी डिस्क्रीट, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है मतलब क्या है? समझदार है। और शी है तो शी तो भैया समझदारी होती है, तो शी को देखते हो, क्योंकि ही होता तो अपन मान लेते आज के समय में शी का मतलब समझदारी है भाई, वो ही समझदार है। तो शी इज वेरी डिस्क्रीट मतलब क्या है? प्रूडेंट है। प्रूडेंट है मतलब समझदार है। मैनर्ड भी हो सकता था, माइल्ड यानी कोमल, बाय हार्ट जो कोमल फीलिंग वाले होते हैं। प्राउड बहुत घमंडी थी, तो डिस्क्रीट यानी बुद्धिमान, इसलिए प्रूडेंट यानी भी समझदार है, बुद्धिमान। आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक, अपनी इवनिंग वॉक के बाद में ही फेल्ट फेमिश्ड, फेमिश यानी भूखों मरना, ऐसा है। फेमिश का मतलब भूख से मरना ऐसा होता है, तो अब यहाँ तो मर तो नहीं रहा है, पर फेमिश यानी भूख से रिलेट करता हुआ वर्ड है, तो यहाँ पर भूख से रिलेट करते हुए क्या मिल रहा है? एग्जॉस्टेड, हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड फील करते हैं। हंग्री भूखा, पीविश चिड़चिड़ा, और रिलैक्स्ड आराम, तो सारे लग सकते थे, पर यहां पर फेमिश का मतलब हो जाएगा हंग्री। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट इज, ये थोड़ा पेन बार बार लेना पड़ता है भाई इधर ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ बिगिन दिस। He is a good looking but insipid young man, वो गुड लुकिंग तो था, देखने में एक नंबर था, पर कैसा था? बट insipid young man। एक्चुअली insipid का मतलब बेसिकली देखा तो बेस्वाद, नीरस। अब बेस्वाद मतलब नीरस, नीरस मतलब जीवन में कुछ उत्साह नहीं। अब भाई खाना है तो बेस्वाद है, पर मानव बेस्वाद नहीं होता, तो कोई व्यक्ति है तो बेस्वाद नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? उसके जीवन से स्वाद चला गया। स्वाद चला गया मतलब एनर्जी चली गई है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, एंथुसियास्टिक नहीं है, थकेला टाइप का है, खत्म टाइप का है। तो यहां पर इनस्पिट का मतलब ऐसे कुछ निकल रहा है, तो एरोगेंट मतलब घमंडी है, सिक है बीमार है, लैक इन स्पिरिट है, तो लैकिंग इन स्पिरिट, स्पिरिट यानी जोश, तो जोश की कमी है उसमें, स्पिरिट की कमी है, तो इन स्पिरिट का मतलब हो जाएगा लैक इन स्पिरिट। ही हैड इंसिडियसली warmed his way into her affection। insidiously means in a polite manner, in a secret manner, in a ugly way, or in a forceful manner। So when we talk about she had insidiously, insidious को लेकर जब बात करेंगे तो insidiously warmed कर दिया his way into her affection। affection यानी लगाव, रुझान, जज्बा, तो लगाव को लेकर बात हो रही है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इंसीडियसली तो क्या हो जाएगा भाई? वांट हिज वे इनटू अफेक्शन, के अफेक्शन प्यार में पड़कर, तो इसके लिए बेहतर शब्द हो सकता है ना पोलाइट मैनर बहुत विनम्रता से, इन अ सीक्रेट मैनर चुपचाप से, अगली तो बिल्कुल नहीं होगा एक, और इन अ फोर्सफुल मैनर भी नहीं होगा, बहुत दबाव से प्यार करेंगे भाई, प्यार दबाव से नहीं होता, घृणापन से नहीं होगा, तो पोलाइट मैनर से हो सकता है। और सीक्रेट, तो जब हम अफेक्शन में होते हैं ना तो चुपचाप ही होता है भैया, है ना, तो जनरली ओपनली खुलेआम चुपचाप करना होता, तो इन अ सीक्रेट मैनर हो जाएगा। तो इंसीडियस मींस इन सीक्रेट मैनर, चुपचाप से, कोई बहुत चुपचाप से किसी काम को करना। द एक्रेबिक रिमार्क ऑफ द मैनेजर वर अनवांट, तो एक्रेबिक रिमार्क्ड, अब मैनेजर का रिमार्क है एक्रेबिक है तो चाइल्डिश, बचकाना तो होगा नहीं भाई, है ना, ये छोड़ दीजिए। फिर एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी, ये शायद हो सकता है। फ्यूरियस उग्र, और ब्रिटिल बिटर, बिटर यानी कड़वा, कड़वा तो नहीं हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ना। अब बता क्या? फ्यूरियस और एरोगेंट इन दो में से हो जाएगा, तो एक्रेबिक रिमार्क, एरोगेंट रिमार्क, एरोगेंट रिमार्क क्यों होगा? घमंड वाला रिमार्क नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, बहुत चिड़चिड़ा वाला रिमार्क उसने दिया, तो बेहतर इसके में क्या होना चाहिए? चिड़चिड़ा, पर रिमार्क चिड़चिड़ा भी नहीं होगा इसमें, नहीं, चिड़चिड़ा इज नॉट अ गुड वर्ड, यहाँ पर हमको ब्रिटिल नहीं लेना पड़ेगा। द राइट वर्ड इज ब्रिटिल। ब्रिटिल यानी सॉरी, बिटर मतलब बहुत कड़वा, मतलब खराब, है ना, तो जो रिमार्क दिया बहुत खराब रिमार्क दिया, तो वैसे तो बिटर मतलब कड़वा होता है, पर यहाँ पर बिटर से मतलब क्या है? बहुत खराब। तो एक्रेबिक स्वाद में भी कड़वा, एक्रेबिक का मतलब भी कड़वा,
बिटर ही होता है, तो दैट इज बिटर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझ में आता है। अब आ जाए नीचे, एट वॉज एन एस्ट्यूट, एट नहीं है इट होगा, ये इसको इट कर दे भाई ना, ये एट नहीं है इट है। इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज, तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी को बेचना एक कदम था। अब भाई दो ही स्थितियां हो सकती, प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो या तो आपने अच्छे भाव में बेची होगी या खराब भाव में बेची होगी, मतलब आपने समझदारी दिखाई होगी या मूर्खता दिखाई होगी, दो चीजें। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहले तो क्या, समझदारी और मूर्खता, उसमें से फिर अपन चूज करेंगे। तो स्क्रिप्ट अनवाइज, अनवाइज यानी ये हो सकता है ऑप्शन, मतलब अनवाइज मतलब वाइज का उल्टा, तो मूर्खतापूर्ण ढंग से, डिसऑनेस्ट तो होगा नहीं, और इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल तो ये एक अब इनएक्सप्लिकेबल मतलब एक्सप्लेन करने योग्य, एक्सप्लिकेबल मतलब जो समझाया जा सके। तो अब यहाँ पर ज्यादा बेहतर शब्द क्या दिख रहा है, एस्ट्यूट यानी चतुर है, तो चतुर को लेकर एस्ट्यूट यानी चतुर होता है, पर अनवाइज यानी तो चतुर होता नहीं भाई, फिर स्क्रिप्ट वही हो सकता है एक है ना। तो एस्ट्यूट का मतलब यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट एस्ट्यूट, तो एस्ट्यूट को देख के हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट मतलब समझदारी पूर्ण कदम, स्क्रिप्ट, तो एस्ट्यूट का मतलब हो जाएगा, क्योंकि अनवाइज तो होगा नहीं इसलिए स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वी गो फॉर फाइंड आउट एरर इन द सेंटेंस। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना है एरर सेंटेंस में। ओके नाउ, तो मे आई नो, इसमें तो दिक्कत नहीं है, मे आई नो क्या मैं जान सकता हूं, आप परमिशन ले रहे हैं, परमिशन मे से ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। टू हु आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई के साथ एम लगा, आईएनजी लगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है और नो एरर। अब एक ही चीज यहां पर दिखाई दे रही है, टू हु। तो एक्चुअली जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लेते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यदि आपने कोई प्रीपोजिशन ली है तो प्रीपोजिशन के बाद कौन से फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएंगे। अब यहां पर टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का तो यू ही रहता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का दैम होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऐसे ही हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है। तो हालांकि दोनों ही क्वेश्चन वर्ड है, पर एक्चुअली हु सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और हुम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि यहां पर आपको टू मिल गया और टू के बाद, टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कौन से फॉर्म आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो एरर हु में है, हु की जगह क्या होना चाहिए था, हुम। टू हुम आई एम स्पीकिंग। तो ये प्रोनाउन एरर है। प्रोनाउन में हम बात करते हैं कि यदि कोई प्रीपोजिशन मिलती है और उसके बाद प्रोनाउन कहा लगाने के लिए कहा जाए तो जनरली ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हुम। इसे यहां पर आपने लगाया टू हुम। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये बार बार इसमें करना पड़ता है भाई। ओके, ढूंढो करो लगाओ, यस इट इज फ्रॉम हियर, यस। चलिए, ओके नाउ ऑल द ड्रेसेस लुक गुड। ओके ठीक है भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द ड्रेसेस लुक गुड, देखो है ना, ऑल द ड्रेसेस, ऑल है तो ड्रेसेस बहुवचन में रहेगा। लुक गुड ये भी ठीक है। लुक क्यों सही है, क्योंकि ड्रेसेस प्लूरल हैं, प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, तो लुक बराबर हो गया लुक गुड। एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। इधर गड़बड़ी हो गई भाई। अब आपने प्रोनाउन क्या लगा दिया, इट, और इट किसके लिए यूज हो रहा है, ड्रेसेस के लिए। ड्रेसेस कितनी है, बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी ड्रेसेस के लिए इट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ही, शी और इट ये तीनों एक वचन में लगाए जाते हैं और इन तीनों का बहुवचन होता है दे। तो यदि एक लड़के की बात करेंगे तो ही, एक लड़की की बात करेंगे तो शी, एक निर्जीव की बात करेंगे तो इट, और इन सब का बहुवचन कौन हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास ड्रेसेस बहुत सारी हैं और बहुत सारी ड्रेसेस के लिए आपने क्या लगा दिया, इट, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसकी जगह होना चाहिए था them। तो डब्बा नंबर सी में एरर हो जाएगी। One of them forgot to take their passport and found himself in a difficult situation। One of them, उनमें से एक जो था, forgot वो भूल गया, to take
देयर पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट लेना, एंड फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में पाया। अब आप क्या बोल रहे हो, वन ऑफ देम, उनमें से एक, कितने की बात कर रहे हो आप, एक की बात कर रहे हो, मतलब सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वो अपना पासपोर्ट भूलेगा तो देयर का पासपोर्ट नहीं भूल सकता है, क्योंकि देयर तो बहुवचन के लिए लगेगा। और यहां पर आपने बात किसकी की है, वन ऑफ देम की करी है, तो कितना व्यक्ति है, वो एक है, तो एक के लिए देयर गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपको इतना ही टिक करना था, आपने बी में टिक कर दिया। थोड़ा तो सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तो इंग्लिश आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है ना, तो दिक्कत जाएगी। तो थोड़ा तो सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड ना आए, थोड़ा मीनिंग निकालते आना चाहिए। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट, तो ये देयर गलत हो जाएगा। अब इसकी जगह पर आप हिज या हर, दो में से कुछ भी एक लगा सकते हैं, पर ये जो हिमसेल्फ है ये बता रहा है कि एग्जामिनर इसको ही मान रहा है, इसलिए हम देयर की जगह क्या कर देंगे, इसको हिज पासपोर्ट कर देंगे। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अ बॉडी ऑफ volunteers have helped in making their celebration a great success. A body of volunteers मतलब जो स्वेच्छा से किसी काम को करते हैं, स्वैच्छिक कार्य करते हैं, वो वॉलंटियर्स कहलाते हैं, है ना। तो वॉलंटियर्स की बॉडी, ऑफ मिला, जब भी ऑफ मिलता है वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाले को देकर लगाई जाती है। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, अ बॉडी। अब अ बॉडी क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप हमेशा कितना वचन माने जाते हैं, एक वचन। तो अ बॉडी को देखते हुए वॉलंटियर्स, ठीक है, ये हैव गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अ बॉडी एक समूह है, ग्रुप है, और ग्रुप एक वचन है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए था आपको, हैज। तो अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। तो डब्बा नंबर बी में एरर हो जाएगी भाई। अवर सक्सेस और आर फेलियर, हमारी सफलता और असफलता, लार्जली डिपेंड, वो निर्भर करती है अपॉन आवर एक्शन, हमारे एक्शन में। ध्यान रखिएगा, डिपेंड जब लगाता है तो डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, अपॉन। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं है, डिपेंड अपॉन हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड के साथ ऑन लगाता है तो वो करेक्ट भी करवाता है, यहां तो करेक्ट ही वो। अब हमें देखना है एरर कहां पर हो गई। तो अवर सक्सेस और अवर फेलियर, और मिल गया, और जो है वो कोई एक की बात करता है, या तो सक्सेस या फेलियर, और यानी ऑप्शन है, मोहन और सुरेश, मतलब कोई एक होगा भाई, दोनों नहीं। तो यहां पर कोई एक की बात करें, कितना वचन हो गया, एक वचन। और यदि एक वचन है, जब भी सब्जेक्ट एक वचन है, तो वर्ब किस फॉर्म में आनी चाहिए, एस फॉर्म में। अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब एक वचन की बात कर रहे थे तो वर्ब किस फॉर्म में आनी चाहिए थी, एस फॉर्म में। तो डिपेंड की जगह यहां पर आपको करना चाहिए था डिपेंड्स, एस फॉर्म लगाना चाहिए था। तो दिस इज द एरर, एस फॉर्म आपको ऐड करना था। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, तो इसमें डब्बा एरर कहां मानेंगे, डब्बा नंबर बी में एरर हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर। देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में प्रत्येक, इन द कंप्यूटर क्लास में जो स्टूडेंट्स उनमें से हर एक ने हैज टू टाइप, टाइप करना था देयर ओन पेपर, अपना खुद का पेपर। अब अपना खुद का मतलब हर एक को अपना करना था, हर एक को मतलब एक एक को करना था, मतलब कितने वचन की बात कर रहे हैं, एक वचन की। वैसे ना जा सके, ट्रांसलेट करके नहीं जा रहे हैं, तो अपने पढ़ा हुआ है कि ऑफ मिल गया। जब भी ऑफ मिलेगा तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ईच। ईच कितने वचन को रिप्रेजेंट करेगा, एक वचन को। तो अब वर्ब भी एक वचन और प्रोनाउन भी एक वचन होंगे, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट और प्रोनाउन के लगभग मिक्स होकर चलते हैं भाई। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि देयर आप कब लगाओगे, जब ज्यादा की बात करोगे। और यहां बात किसी कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को अपना ही अपना टाइप करना है, एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देयर की जगह यहां पर या तो हिज लग सकता है या हर भी लग सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर है तो वो ही भी होगा और शी भी हो जाएगा। तो हिज या हर दो में से कुछ भी लगाइए, पर एग्जाम में आपको करेक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ डब्बा टिक बस करना है। तो आपने टिक कर दिया भाई। इट इज आई, ये WHO हु है, एग्जाम्पल लिख लें ठीक ठीक पहले। अभी अचानक मेरे मन में आया कि आपको ऐसा भी करना चाहिए, WHO हु है ना, हाँ, आपको ऐसा भी करना चाहिए कि जब मैं सेंटेंस पढ़ूं, मुझे ऐसा लगा भी कि जब मैं सेंटेंस पढ़ दूं, क्योंकि जब बच्चों ने पेपर दिया वो तो सीधे सीधे आंसर समझ बस रहे हैं,
पर जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया और वो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं अभी मेरा, तो उनको फिर मुझे समय देना चाहिए कि भाई 1-2 मिनट दे दूं मैं कि आप ढूंढो क्या है फिर मैं बताऊं, वरना आप तो सिर्फ सुन रहे हो, फिर अपना ब्रेन नहीं लगा रहे हो। चलिए देखिए, तो इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब यहां पर क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई, देखें, अब पहले आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, पहले आप ढूंढ के देखें। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब पहले आप इसमें ढूंढिए एरर, फिर अपन बात करेंगे, वरना मैं फटाफट बताते जा रहा हूं, आप सुन बस रहे, फिर ऐसे में मजा नहीं आता है। ठीक है, 1 मिनट आई हैव गिवन यू, नाउ यू जस्ट सर्च एंड देन गो। ठीक है, नाउ द टाइम इज ओवर। नाउ इट इज आई हु इज टू ब्लेम। ये तो ठीक है, इट इज आई मिल गया। अब क्या मिल गया, हु, हुम और विच। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ था प्रोनाउन में कि जब भी आपको कहीं पर भी हु, हुम, विच और दैट मिलता है तो इनके साथ यदि कोई वर्ब लगानी है तो वो वर्ब इनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाई जाएंगी। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये हु, हुम और विच को देखकर नहीं लगाना है, इसके पहले दी गई नाउन या प्रोनाउन को देखकर लगाना है। अब यदि ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो ये सारे के सारे सिंगुलर हो जाएंगे, ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हैं तो ये सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या मिला, इट इज आई हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए। अब आई के साथ हम इज नहीं लगाते हैं तो ये एरर हो गई, इज की जगह क्या होना चाहिए था, एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर बी में एरर मानी जाएगी। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट द कर्मा, वो आई नहीं है, वो दैट होना चाहिए, दैट द कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ अफेक्ट्स डेथ। ओके, देखिए भाई, इसको पहले करेक्ट कर दें अपन, कहीं थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये दा है, THE दा है ना। चलिए अब देखें, पहले मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार फिर पढ़ दे रहा हूं, जस्ट आई रीड, थोड़ा समझा भी दे रहा हूं। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स, फर्मेस्ट मतलब सबसे ज्यादा विश्वास है हमारा, एक बहुत दृढ़ विश्वास है, फर्मेस्ट दृढ़ विश्वास है। अमंग द हिंदूज के बीच में एक बहुत दृढ़ विश्वास है। इज दैट, वो ये क्या है कि द कर्म, जो कर्म है हमारा कर्म है, अफेक्ट करता है देयर लाइफ, उनके जीवन को, एंड ऑल्सो द लाइफ, और जो लाइफ है आफ्टर नहीं, आफ्टर नहीं है, वो भी अफेक्ट है भाई, ओहो मिस प्रिंट है, ये भी अफेक्ट हो जाएगा, AFFECT, अफेक्ट, डेथ, यस है भाई। अब बताएं किधर गड़बड़ है, एक बार ध्यान से पढ़ लें। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट द कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ अफेक्ट्स डेथ। अफेक्ट से वो है। अब बताएं, प्रोनाउन में सब्जेक्ट एग्रीमेंट में एक रूल है, पुअर, रिच, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिसेबल्ड, है ना, ये जो शब्द हैं, यदि ये शब्द कॉमन सबके लिए यूज किए जा रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात ना करके सबकी बात करी जा रही हो, तो शब्द दिखते सिंगुलर हैं पर माने प्लूरल जाते हैं। मतलब उस स्थिति में जब इन्हें कॉमन यूज किया जाए तो उनके साथ एस और एस नहीं लगता है और उन्हें माना क्या जाता है, बहुवचन। तो दैट मीन्स यदि आप बोलते हैं भाई पुअर, तो यदि आपने कहा पुअर हैप्पी, तो ये पुअर के साथ आप पुअर्स नहीं कर सकते, ये पुअर ही रहेगा। और वर्ब क्या आएगी, पुअर आर हैप्पी, क्यों, गरीब खुश है। तो किसी एक इंडिविजुअल गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉमन सारे के सारे गरीबों की बात कर रहे हैं। और जब हम कॉमन बात करते हैं तो ये जो शब्द है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पुअर, रिच, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इंडियन का मतलब इंडियन, अमेरिकन, जापानी, फ्रांसीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिसेबल्ड, है ना। ये जो वर्ड्स हैं यदि ये कॉमन सब पर यूज किए जा रहे हैं तो शब्द होंगे कैसे, सिंगुलर, और माने क्या जाएंगे, प्लूरल। और इस स्थिति में जब ये कॉमन यूज होते हैं तो इनमें एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या मिला, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज, ये गड़बड़ हो गया। क्यों, हिंदू मतलब सारे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और जब सारे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, तो फिर हिंदूज नहीं होगा, उसे क्या लिखा जाएगा, हिंदू लिखा जाएगा। दिस इज द एरर, तो डब्बा नंबर बी में एरर होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा।
Okay, now okay, the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off. डिस्पोज ऑफ करना, ध्यान रखिए डिस्पोज जब लगाते हैं तो उसके साथ ऑफ आता है। डिस्पोज ऑफ मतलब किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, किनारे कर देना। अब आप देखें एरर किधर है। तो द फेंस ब्लैड, ये आपने देखा हुआ था काके की, कहीं पर भी यदि काके की का सेंस निकलता है तो काके की के लिए या तो हम ऑफ लगाते हैं या एपेस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब ऑफ कब लगाएं और एपेस्ट्रोफी मतलब ये जो लगा हुआ डैश के साथ एस, एपेस्ट्रोफी एस, तो ऑफ किधर लगाएं और एपेस्ट्रोफी एस किधर लगाएं। तो यदि आपको कहीं पर भी काके की मिला और काके की के ठीक पहले कोई मानव मिला, ह्यूमन बीइंग मिला, तो आप एपेस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और यदि निर्जीव संज्ञा मिली तो आप ऑफ लगाएंगे। भाषा के हिसाब से सिर्फ मानव सजीव और बाकी सभी निर्जीव माने जाएंगे। इस स्थिति में यदि कोई निर्जीव के साथ आप एपेस्ट्रोफी एस लगा तो गलत माना जाएगा। कुछ फ्रेजेस हैं और प्रोवर्ब हैं जिनमें एस लगता है, जैसे स्टोन्स थ्रोन, निकटतम, वो अलग है, वो बना बनाया एक फ्रेज है, उधर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। पर कोई फ्रेज या प्रोवर्ब नहीं है तो एपेस्ट्रोफी एस मानव के साथ ही लगेगा। तो यहां पर आपने लिख दिया फेंस ब्लेड्स, तो फैन में एपेस्ट्रोफी एस लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फैन निर्जीव है तो फेंस ब्लेड नहीं होगी, क्या होना चाहिए, द ब्लेड ऑफ द फैन, ऐसा द ब्लेड ऑफ द फैन। तो एरर कहां मानेंगे, डब्बा नंबर ए में मानेंगे। अब आइए फाइंड आउट द करेक्ट वॉइस। अभी लास्ट क्लास में ही मैं वॉइस पढ़ा रहा था, तो मैंने स्टूडेंट से कहा था कि वॉइस भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वॉइस का 2-3 अभी हमने बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस दिए हैं वॉइस के लिए, चूंकि अभी ये एड ऑन हुआ है। तो वॉइस मतलब जब हम कभी भी वॉइस को चेंज करना शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर, ये एक्टिव है, एक्टिव को पैसिव करेंगे। हालांकि हमें तो दोनों ही करने होते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। ये सब्जेक्ट जो है ये बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में आएगा, वर्ब जो है वो नए फॉर्मेट में आएगी, प्लेस और टाइम एज इट यूज हो जाएंगे। अब वर्ब को कैसे चेंज करें, तो जितने भी एक्टिव के फ्रेम हैं उनमें यदि आप बी प्लस थर्ड लगा देते हैं तो वो पैसिव हो जाते हैं। अभी जो सेंटेंस यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तो हम बात करेंगे। फिर आप जब यदि आपको लग रहा है कि पढ़ना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वॉइस के वीडियो में मेरे जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से वॉइस मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू अपलोड इट सून। सो नाउ देखें, ऑल देखिए सेंटेंस है, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब देखिए शुड फॉलो, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ये ऑब्जेक्ट। आपको इन तीन ही चीजों से मतलब है, चौथी चीज पे जाइए नहीं। किस किस पर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन से ही मतलब है। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस देखें कहां पर क्या मिल रहा है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये गलत हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस था, इधर इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर ऑल द इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत हो गया। तो दो तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है जबकि आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो दो गलत हो गए। अब बचे दो, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड बाय देम, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। अब ऊपर एक्टिव में क्या था, शुड। जब भी कोई मॉडल मिलता है तो हम मॉडल के साथ, मॉडल मिलेगा और मॉडल्स के साथ वर्ब किस फॉर्म में आएंगी, फर्स्ट फॉर्म में। पैसिव करते समय जो भी मॉडल्स को रिपीट कीजिए और ओरिजिनल बी प्लस थर्ड जाएगा, मतलब जो भी मॉडल वो आएगा उसका बी प्लस थर्ड खुद आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको शुड है तो शुड तो चाहिए। मॉडल वाला पैसिवाइज होता है तो बड़ा सरल काम है, क्यों, क्योंकि वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, वो तो वैसे के वैसे रिपीट होंगे और उसका बी प्लस थर्ड और लगा देने का है। तो हमको तो ये पता था कि भैया शुड मिल गया ना, तो जहां शुड मिल रहा है वही आंसर होगा। तो हमें शुड एक ही जगह मिल रहा है बल्कि दो जगह मिल रहा है, एक है शुड बी केयरफुली फॉलोड, शुड बी फॉलोड, ये मिल गया। पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है तो ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। I should have met him yesterday। अब फिर से एक और मॉडल में फ्रेम आता है, जब भी आपको मॉडल्स मिलते हैं इनके साथ हैव मिलता है और थर्ड फॉर्म मिलता है तो आप मॉडल्स तो लेंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैव थर्ड के जगह पर हैव थर्ड तो आएगा, एक्स्ट्रा में क्या लगाना है और एक बीन। तो जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो बी प्लस थर्ड, और यदि
हैव है तो हैव बीन और थर्ड कर देंगे। अब यहां पर देखिए क्या मिला, शुड हैव मेट, तो ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। हम पहले वर्ब पर फोकस कर लेते हैं। शुड हैव मेट, तो आपको क्या यूज करना है, शुड हैव बीन मेट, है ना। तो देखिए शुड हैव बीन कहां कहां मिल रहा है, शुड हैव मेट गलत हो गया 1, शुड बी मीटिंग गलत हो गया 2, शुड हैव बीन मीटिंग गलत हो गया क्योंकि मैट चाहिए था, शुड हैव बीन मैट, बस खत्म। तो यदि आप वर्ब पर ही ध्यान दे देंगे, यदि आपने फ्रेम ही याद करे हुए सिर्फ फ्रेम, तो भी पैसिव वॉइस में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेम देखना और चेंज कर देना है। तो हमको जहां पर शुड हैव बीन प्लस वर्ड मिला वो टिक कर दिया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, डी वाला। वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, एक्सपेक्टेड ये वर्ब मिल गई, ये सब्जेक्ट है और गुड न्यूज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। न्यूज हमेशा एक वचन माना जाता है। जब भी आपको कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म मिले तो पैसिव करने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो सेकेंड फॉर्म मिला तो पैसिव करने के लिए करना है वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। अब देखिए एक्सपेक्टेड सेकेंड फॉर्म मिल गया। अब आप यहां पर चारों में देखिए कि वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म कहां मिल रहा है। तो द न्यूज इज एक्सपेक्टेड ये गलत हो गया क्योंकि वॉज चाहिए था। लेट का तो सेंटेंस ही नहीं है, फिर लेट का भी सेंटेंस नहीं है। गुड न्यूज वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस, आंसर हो गया, क्यों, यहां पर आपको क्या मिल गया, वॉज एक्सपेक्टेड। तो गुड न्यूज वॉज, तो यदि वर्ब भी ध्यान रखना है कि फ्रेम आपको पता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा भाई। फ्रेम याद कर रहे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, दे आर चीटिंग अस, ठीक है। अब क्या मिल गया, दे आर चीटिंग अस। जब भी आपको इज एम आर मिलता है, सॉरी इज एम आर और आईएनजी मिला तो इज एम आर वॉज वर के साथ यदि आईएनजी मिलता है तो पैसिव करते समय इज एम आर वॉज वर तो रिपीट होंगे। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता ही आता है। एक्स्ट्रा में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक बीइंग और लगाना पड़ेगा। तो इज एम आर वॉज वर वाला जब फॉर्मेट मिले तो इज एम आर वॉज वर को रिपीट कीजिए। पैसिव वॉइस है तो पूरे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो थर्ड फॉर्म आएगा। एक्स्ट्रा में क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक बीइंग और लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या देखना है, आर चीटिंग है तो इज एम आर बीइंग चीटेड, ऐसा कहां मिल रहा है, देखिए आर बीइंग चीटेड ये हो सकता है, फिर आर बीइंग चीटेड ये भी हो सकता है, आर बीन ये नहीं होगा, हैव बीन ये भी नहीं, दो तो कट गया, बचे दो। अब दो में ध्यान से देखिए तो अस आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी, और दे पीछे आएगा तो देम। यहां पर वी आर बीइंग चीटेड बाय देम नहीं मिला, ये भी कट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, वी आर बीइंग चीटेड बाय देम। लाइक दैट। फ्रेम ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी है। माय टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड, यहां पर वर्ब क्या मिलेगी, गेव कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सेकेंड फॉर्म मिले तो आपको वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अब यहां पर देखिए वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म कहां मिल रहा है, आई वॉज गिवन ये हो जाएगा, अ जनरल टू रीड वॉज गिवन ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अ जनरल इज गिवन ये भी गड़बड़ हो जाएगा, आई हैव बीन गिवन ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तीन तो ऐसे गलत हो गए क्योंकि फ्रेम ही गलत है, तो बच्चा सिर्फ पहला वाला, आई वॉज गिवन अ जनरल बाय माई टीचर टू रीड, खत्म का। अब फिर से कुछ वोकैबुलरीज हैं। फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। द कम्युनल राइट, सॉरी द कम्युनल पॉलिटिक्स, द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता को बहुत बड़ा क्या कर दिया, कम्युनल पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया, हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस कर दिए। अब नुकसान कैसे होते हैं, तो नुकसान जिसकी भरपाई ना हो, ऐसा नुकसान जिसकी कोई भरपाई ना हो, ऐसा नुकसान कर दिया। नुकसान जानने में होते हैं, कैसा नुकसान किया गया, जिसकी कोई भरपाई ना हो, ऐसा नुकसान जिसकी कोई गिनती ना हो। तो इम्पॉन्डरेबल का मतलब हो जाएगा इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो, ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। इनवैल्यूएबल जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इररिपेयरेबल जो सुधारे ना जा सके, इनवैल्यूएबल अभेद, इनवैल्यूएबल अभेद, तो अभेद तो नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर क्या है, इनकैलकुलेबल। और आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। हाउ मेनी का देगा, ओहो इट इज अ वेरी बिग पेपर टुडे भाई, काफी बड़ा पेपर है। चलिए
चलिए इस पे आते हैं हम। आज ज़्यादा क्वेश्चन है भाई इंग्लिश के, है ना। जनरली आई यूज टू गिव हार्डली 20 or 25 that means questions, but I hope that they are more than 30 or 35. So let's begin. Furtive glance, glance झलक नजर, furtive glance were exchanged between the lover at the feast. feast दावत, भोज भंडारा, बड़ा भोजन है ना, feast। तो जो लवर्स थे उनके बीच में फर्टिव ग्लैंस हुआ, जिसको हम हिंदी में नैन मटक्के बोलते हैं। तो हम नैन मटक्के कैसे होंगे? चुपचाप से, जैसे देखा चुपचाप, सीक्रेटली। तो फर्टिव का मतलब हो जाता है सीक्रेट। तो फर्टिव मीन्स सीक्रेट हो जाएगा। अननोन अनजाना हुआ। अनसस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट करना मतलब संदेह करना, तो अनसस्पेक्टिंग संदेह वाला हो जाएगा। पर यहां पर बेहतर क्या हो जाएगा? फर्टिव का सीक्रेट। द अर्ली मानसून, मानसून जो जल्दी आ गया, have brought, वो लाया है, respite to the people, लोगों के लिए respite लाया है, मतलब राहत लाया है, interval of relief लाया है। तो interval of relief मतलब क्या हो जाएगा? राहत, despite के बावजूद, in spite of के बावजूद, और rest आराम। तो respite का मतलब क्या हो जाएगा? interval of relief कर देंगे। The newspapers are clamoring against the justice to the landless laborers, जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनके लिए न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे हैं? उनके न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वो क्लैमोरिंग कर रहे हैं। क्लैमोरिंग कर रहे हैं मतलब शोर शराबा कर रहे हैं। तो वैसे क्लैमोरिंग का मतलब क्या होता है? शोर शराबा करना। पर न्यूज़पेपर जो है वो चिल्लाएगा नहीं, शोर शराबा नहीं करेगा। तो न्यूज़पेपर वैसे क्लैमोरिंग है, शोर शराबा करना होता है। परंतु यहां पर उन्होंने नॉइजिंग दिया हुआ है, पर सेंटेंस के हिसाब से नॉइजिंग सही वर्ड नहीं है, प्रोटेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। तो न्यूज़पेपर भाई लिख के बताएगा, प्रोटेस्ट करेगा, पर चिल्लाएगा नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टिंग। कंप्लेनिंग करना, शिकायत करना हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट क्यों करेंगे? तो प्रोटेस्टिंग बेहतर हो जाएगा। तो क्लैमोरिंग का मतलब हो जाएगा वैसे शोर शराबा, पर यहां पर प्रोटेस्टिंग। और आगे बढ़ते हैं। ओके, देर आर सो मैनी भाई, आज तो पेपर ही खत्म नहीं हो रहा है। ओके नाउ बिगिन। ओके, देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क। वो अपने हस्बैंड की रिमार्क पर, हालांकि महिलाएं हैं तो वो कुछ पे भी नाराज हो सकती हैं। तो देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन, कोई ऑस्टेंसिबल रीजन नहीं था फॉर हर, उसके लिए, बीइंग एंग्री, क्यों नाराज हो गई, एट हर हस्बैंड्स रिमार्क। एंग्री एट होता है और एंग्री विथ होता है। एंग्री एट मतलब किसी की बातों पर नाराज हो जाना, एंग्री विथ मतलब किसी व्यक्ति से नाराज हो जाना। ये आता है एग्जाम में खूब। तो एंग्री यहाँ पर एट तो सही है, हमारा मुद्दा वो नहीं था। तो अपने हस्बैंड के रिमार्क पर देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल रीजन, कोई ऑस्टेंसिबल रीजन नहीं था उसके नाराज हो जाने का। तो वैसे भी पत्नियों के नाराज होने के कोई स्पष्ट कारण नहीं होते हैं ना। हम बोलते हैं ना कि भैया पत्नी के नाराज होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, वो तो कभी भी नाराज हो जाएंगी। तो स्पष्ट कारण के लिए हो जाएगा ऑस्टेंसिबल का अपरेंट। अपरेंट यानी स्पष्ट, क्लियर रीजन नहीं था, हिडन छुपा हुआ है। कॉवर्ट का मतलब होता है भुच पोंगा सा, बोदा सा, कॉवर्ट। और सीक्रेट तो पता ही आपको, है ना। आगे फिर देयर वॉज नो, ये फिर वही रिपीट हो गया भाई सेंटेंस, सेम, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, आजकल वो मुस्कुराती हुई नहीं दिखती है। शी इज रादर पेंसिव, वो पेंसिव है। अब भाई यदि मुस्कुरा नहीं रही है तो डेफिनेटली खुश तो होगी नहीं, तो क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी, चिंताग्रस्त हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो पेंसिव के लिए यहां पर वैसे तो सैड या ग्लूमी होना चाहिए था, पर पेंसिव में चिंताग्रस्त होता है। तो चिंताग्रस्त मतलब दुखी नहीं होगा, तो थॉटफुल ज्यादा बेहतर है। थॉटफुल यानी चिंताग्रस्त। हालांकि यदि थॉटफुल ना दिया होता तो सैड और ग्लूमी भी हो सकता था। सैड यानी भी दुखी, ग्लूमी यानी भी दुखी होता है, पर चूंकि थॉटफुल था इसलिए इन दो की जगह हमने थॉटफुल को चूज किया। नाउ फाइंड आउट द एरर। अगेन एरर आ गई। अब सेंटेंस ऐसा लंबा लंबा नहीं है, ABCD में है। मैनी अटेंड्स द मीटिंग एवरी मंथ। ओहो, ये सेंटेंस ही गलत फिर से प्रिंट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। ये एक्चुअली था सेंटेंस कुछ ऐसा, लेट मी राइट, मैनी अमेन, ऐसा होना चाहिए था। तो ये ऐसा भी नहीं था एक्चुअली, व्हेन यू गो विद
अब करेक्ट करते हैं अपन ना। चलिए, मैनी अ मैन अटेंड्स द मीटिंग एवरी मंथ। अब यहां पर मैनी मिल गया। जब भी मैनी मिलता है तो मैनी के साथ दो कॉन्सेप्ट हैं। एक, मैनी के साथ नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है और वर्ब भी प्लूरल होती है, परंतु यदि आपने मैनी ए लगाया हुआ है तो मैनी ए के साथ जो नाउन होती है वो सिंगुलर होती है और जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। तो मैनी और मैनी ए में ये डिफरेंस है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, मैनी आ मिला। तो नाउन कैसी रखनी थी आपको, एक वचन, और वर्ब भी कैसी रखनी थी, एक वचन। तो वर्ब तो बराबर अटेंड्स, तो यहां पर MEN की जगह पर MAN करना था। डब्बा नंबर ए में एरर है। तो मैनी अ मैन अटेंड्स द मीटिंग एवरी मंथ। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जब भी ऑफ मिलता है, ये वन है ना, जब भी ऑफ मिलता है तो वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाली नाउन को देखकर लगाई जाएंगी और ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं अधिकांशतः प्लूरल होंगी। ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं अधिकांशतः प्लूरल होंगी। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं करेंगे फिर, क्योंकि भाई वन ऑफ मिल गया ना, तो संज्ञा कैसी होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज करना था। डब्बा नंबर बी में एरर है। दिस टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हैंस टू। ये पहले भी एक दो पेपर में मैं दे चुका हूं, रिपीट हो गया कुछ। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल, जब भी देयर मिलता है, THERE देयर, तो देयर के सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। देयर एकमात्र, पूरे इंग्लिश में देयर एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां वर्ब किसको देखकर लगाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट को। अब यहां पर क्या मिल रहा है, देयर वॉज हैंड्स, ये कैसे दिखाई दे रहा है, प्लूरल दिखाई दे रहा है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो फिर देयर वॉज नहीं होगा, वॉज की जगह देयर वर करना था। तो डब्बा नंबर सी में एरर हो जाएगी भाई। द कंप्यूटर वायरस वर्क्स exactly like the biological variety which invade the human body। अब ये जो which मिला, अभी अपन ने देखा था who, whom, which और that में जो वर्ब लगाई जाएगी वो हमेशा इनके ठीक पहले दी गई नाउन को देख के लगाई जाएगी। जब ऐसे अब लाइन से लिखेंगे तो जो विच है वो किसके लिए यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल वैरायटी के लिए। ये विच किसके लिए यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल वैरायटी। वैरायटी कितनी है, एक वचन, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में। तो इन्वेट की जगह इन्वेट्स करना पड़ेगा आपको। तो लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेट की जगह कर देंगे विच इन्वेट्स करना पड़ेगा आपको, लाइक दैट वन। तो डब्बा नंबर सी में एरर हो जाएगी। लेट्स गो अहेड। Oh, so many still. Oh, बाप रे। Oh, such a big test paper. चलिए, पर देखिए अब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हम बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस बना रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यदि स्टूडेंट थोड़ा हमारे साथ पढ़ाई कर ले तो सिलेक्ट हो जाएगा, दैट वी आर श्योर। क्योंकि इतना यदि हम एफर्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट का थोड़ा एफर्ट तो चाहिए। यदि स्टूडेंट थोड़ा एफर्ट कर रहा है तो हम इसे कहीं ना कहीं तो जॉब में पहुंचा देंगे। नाउ देन, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अ राइज इन रेंट एंड फॉल। अब रेंट एंड वेजेस की बात नहीं है, रेंट और वेजेस में राइज जो बढ़त हुई, बढ़त। तो जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट क्या है या किसको सब्जेक्ट माने, तो कभी भी आप कौन करके पूछें, कौन के बदले में जो आंसर आता है वो वाक्य का सब्जेक्ट है। जैसे आपने बोला आम मीठे हैं, कौन, आम। या आम खराब है, कौन, आम। फिर आपने कहा आमों की किस्म खराब है, कौन, किस्म। अब आम की बात नहीं हो रही, अब क्या बात किसकी हो रही है, किस्म की बात हो रही है। तो सेम इज देयर, यहां पर भी अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, रेंट और वेजेस में जो बढ़त हुई। अब बढ़त कितने वचन मानी जाएगी, एक वचन, और एक वचन है तो राइज को देखते हुए ये हैव गलत हो जाएगा। हैव की जगह आपको क्या लगाना था, हैज। एक वचन है तो एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर बी में। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ऑफ मिला,
जब भी ऑफ मिलेगा वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाते हैं। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है? नॉलेज। नॉलेज कितना वचन माना जाएगा? एक वचन है, तो नॉलेज को देखते हुए आर गलत हो जाएगा, आर की है क्या कर देंगे? इज। डब्बा नंबर सी में एरर है, तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़े। यूज प्रॉपर प्रीपोजिशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, जितने हम दे रहे हैं उसमें से एग्जाम में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएंगी। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। जब भी लिसन मिलेगा तो लिसन के साथ हमेशा टू लगाया जाता है, लिसन टू। कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इन्हें ऐसा का ऐसा ही याद किया जाएगा। तो लिसन के साथ क्या लगा दीजिए? टू। तो चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स। नोबडी डिनाइज, डिनाइज करना मना कर देना, इनकार कर देना। नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट योर, ये ईयर्स नहीं है भाई, योर से। हमारा टाइप राइटर बहुत खतरनाक है, मतलब टाइपिस्ट, नॉट टाइप राइटर, टाइपिस्ट बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक लिख देता है योर्स। हालांकि एरर का सेंटेंस नहीं था, वरना एरर हो जाती वहां पर। जब भी डिफरेंट मिलेगा तो डिफरेंट के साथ हम क्या लगा देंगे? फ्रॉम। मैंने पढ़ाया उधर 4 वर्ड हैं, डिफरेंट फ्रॉम, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और प्रिवेंट फ्रॉम। फ्रॉम क्या करेगा? आपको दूर करेगा। तो ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम के लिए बहुत आते हैं। एब्स्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम और प्रिवेंट फ्रॉम, इनके साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो दैट शुड बी फ्रॉम। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन, व्हेन मोहन एंटर्ड हर हाउस। एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, नो प्रीपोजिशन यूज। एंटर का मतलब होता है अंदर जाना, एंटर अपने आप में अंदर जाना है, तो एंटर के साथ किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एंटर के बाद इन और इनटू दोनों का यूज नहीं करेंगे। हाँ, किसी मुद्दे या मामले की बात हो तो एंटर इनटू होता है। जैसे हाई कोर्ट में जब हम कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, वहां पर एंटर यदि होता है किसी मुद्दे या मामले के लिए, तो एंटर इनटू हो जाएगा। पर किसी जगह में घुसने के लिए एंटर के साथ इन और इनटू का यूज नहीं होगा। Okay, almost last some sentences, last one sentence. Okay, now I am feeling relaxed because I have been speaking for a long time, feeling tired, exhausted and thirsty also. When I listen to Mohan's opinion, जब मैंने मोहन की ओपिनियन सुनी, I एग्री। मोहन अभी देखिए एंग्री आया था, वहां पर एंग्री था, एंग्री के साथ में क्या था? एट और विद। एग्री में भी सेम है। एग्री यदि किसी व्यक्ति के साथ सहमत है तो एग्री विथ, और उसकी बात पर सहमत है तो एग्री टू। तो अब यहां पर आपको एग्री तो मिला, पर एग्री के साथ क्या मिल गया? मोहन। और एग्री विथ होता है, फिर व्यक्ति होता तो विथ लगाते है ना, और बात होती तो टू लगाते। अब यहां विथ नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई वर्ड नहीं आएगा भाई, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं विथ होता तो लगाते। So it is a short paper we have discussed about this one. I hope you enjoyed this much. You enjoyed a lot. जितने आपको ये क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, सारी अलग अलग वैरायटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। क्वेश्चन तो ये रिपीट नहीं होंगे एग्जाम में, पर इन वैरायटी में से कोई ना कोई वैरायटी आपको जरूर मिलेगी। तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए। पेपर्स जो हैं, हमारा एक चैनल भी बन गया है, तो चैनल में वेरी सून हम पेपर अपलोड करना शुरू कर देंगे कि जिस दिन एग्जाम रहेगा, एवरी सैटरडे हम टेस्ट पेपर लेते हैं। तो जो बच्चे टेस्ट पेपर देना चाहते हैं ऑनलाइन, वो हमारे नॉट चैनल ऐप में जाकर, सिलेक्शन वाला ऐप है, उसका मैं लिंक यूट्यूब में डाल दूंगा कहीं पे भी, तो आप वहाँ से लिंक पे जाके और उसको डाउनलोड कर लीजिए, सिलेक्शन वाला का ऐप। उस ऐप में जाएंगे तो अब इस सैटरडे से आपको ऐप में टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। तो सैटरडे के दिन आपको टेस्ट पेपर मिलेगा और संडे के दिन उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी सिर्फ इंग्लिश का मिल रहा है, बहुत जल्दी वी आर प्लानिंग की मैथ्स और जो जीके वगैरह उसके भी आपको मिलने लगे। तो पूरा पेपर का सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि आप सिलेक्शन वाला में जो पेपर चल रहे हैं, जो टेस्ट चल रहे हैं, यदि वही टेस्ट आराम से आप कहीं पर ही पढ़ रहे हो, यदि वो टेस्ट ही आप ईमानदारी से लगा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सिलेक्शन वाला का नया ऑफलाइन बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू होने वाला है, ऑफलाइन इंग्लिश का, जिसमें फीस सिर्फ 500 रुपीज़ रखी हुई है। 500 रुपये में आपको कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी सिलेक्शन वाला के प्लेटफॉर्म पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, इसके अलावा हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो है वो 500 रुपीज़ मिल जाएगा। और ऑफलाइन के लिए भी सिर्फ 500 रुपये पर मंथ की फीस पे हम ऑफलाइन भी लॉन्च कर रहे हैं एट होम साइंस रोड।
तो ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा जिनको पढ़ना है और डिजर्विंग है पर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति को ध्यान रखते हुए लॉन्च किया गया है। तो सिर्फ 500 रुपये पर मंथ पे पूरा कॉम्पिटिटिव बैच ही आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। कहां पर? होम साइंस रोड, जबलपुर में सिलेक्शन वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।